इस वीडियो में हम लोग फेस पे होने वाले तमाम तरह के पिगमेंटरी डिसऑर्डर मतलब कि काले धब्बे पैदा करने वाली बीमारी या फिर छाहीं या ब्लैक स्पॉट पैदा करने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे और फिर उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी ब्रीफ में बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। तो चेहरे पे पिगमेंटेशन जो होता है आज के समय में रियली कंसर्निंग प्रॉब्लम है। एक कॉस्मेटिकली डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम है जो लोगों को डिस्टर्ब करके रख देती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज आता है कि हमारी चेहरे की स्किन का डार्क कलर का होना, वो होता है जेनेटिक्स। तो जो हमारी इंडियन स्किन होती है वो डार्क टाइप की होती ही है बनावट में ही, मतलब कैसी हमें स्किन बनावट में ही मिली है। ये स्किन टाइप 4 और स्किन टाइप 5 होती है हमारी स्किन। तो जो ब्रिटेन के लोग हैं या यूएस के लोग हैं उन लोग की स्किन बिल्कुल ही वाइट होती है, तो उनकी स्किन टाइप 1 और 2 ऐसे होती है। इसी तरह रशियंस की भी स्किन काफ़ी ज़्यादा वाइट देखने को आपको मिलती है। तो व्हाइट स्किन के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ डार्क स्किन के फ़ायदे हैं। जैसे कि व्हाइट स्किन में कैंसर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और डार्क स्किन में कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह व्हाइट स्किन आसानी से बर्न हो जाती है, धूप पाती ही जल जाती है, लेकिन हम लोग की स्किन मजबूत होती है और वो जल्दी बर्न नहीं होती है। वो बस टैन हो जाती है, डार्क हो जाती है और ज़्यादा डार्क शेड की हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक्स। तो इस जेनेटिक्स को हम बदल नहीं सकते हैं, कोई तरीका आज के समय में नहीं है जिससे कि हम लोग इस बनावट को जो प्रकृति ने हमें दे दिया है जो स्किन टाइप, उसको हम लोग बदल दें। दूसरा जो होता है कि अत्यधिक लाइट का एक्सपोजर होना। तो अत्यधिक लाइट का एक्सपोजर में जो आउटसाइड जो भी लोग काम करने वाले लोग हैं, तब उनकी स्किन देखेंगे तो उनमें तमाम तरह के सन डैमेज के साइन मिलेंगे, जैसे टैनिंग मिलेगी, स्किन में रुगोसिटीज मिलेंगी, रिंकल्स मिलेंगे, डार्क स्पॉट्स मिलेंगे। इसी तरह से कुछ सन स्पॉट्स होते हैं। ये सब तमाम तरह की धूप की वजह से होने वाली परेशानियां देखने को मिल जाएगी जिनकी बाहर ड्यूटी है। और अब धीरे धीरे लोग कंप्यूटर से एडिक्ट होते जा रहे हैं, लैपटॉप से, फोन से। इनका भी लोगों को नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज में से आता है वो होता है मेलेज्मा, जिसको छाई के नाम से लोग जानते ही जानते हैं। हर जगह छाई के नाम से ये चीज़ पॉपुलर है। तो मेलेज्मा अधिकांश केसेस में फीमेल्स को होती है, पुरुषों में कम होता है। एक रिसर्च में 9:1 के रेशियो में देखा गया था, मतलब कि 9 स्त्री पे एक ही पुरुष को ये परेशानी देखने को मिलती है, जिसमें गाल सबसे ज़्यादा और माथे का ऊपरी हिस्सा पे ब्लैक पैचेज आ जाते हैं, जिसको छाई बोला जाता है। जनरल टर्म में छाई बोला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है और इसमें मल्टीपल सन एक्सपोजर का रोल होता है, हार्मोन का रोल होता है, कई सारी चीज़ इसका रोल देखा गया है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस या फोटो कॉन्टैक्ट पिगमेंटेशन। तो इसमें डिफ्यूज पिगमेंटेशन या फिर रेटिकुलेट जालीनुमा काले काले धब्बे देखने को मिल जाते हैं। और जब से कॉस्मेटिक का यूज बढ़ गया तब से ये प्रॉब्लम एकदम सिग्निफिकेंटली राइज हो गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो कॉस्मेटिक क्या ये साइड इफेक्ट होता है, जैसे फेस पे लगाने वाले कॉस्मेटिक, बाल में लगाने वाले कॉस्मेटिक ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो जब भी कॉस्मेटिक की बात आती है तो समहाउ लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। वो तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो कहाँ कॉस्मेटिक यूज़ करता हूँ, मैं तो कोई कॉस्मेटिक ही नहीं यूज़ करता हूँ। फिर अब जब लिस्ट बनाना उनका तैयार करेंगे, पूरी लंबी लिस्ट निकल के आएगी, 12, 15, 16 कि शादी के समय मेकअप करवाया, फिर ब्लीच करवाया, फिर कभी 6 महीना फेशियल कराया। लोग जो 6 महीना और 3 महीने वाले जो कॉस्मेटिक यूज होता है उसको नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि वो क्या है, वो तो बस ऐसे ही 3 महीना 2 महीना पहले करवाया था, 1 महीना पहले कलर कराया था, तो उससे क्या होगा। तो वो सब गलत होता है। इनसे वेल नोन है कि इससे ये पिगमेंटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से बहुत तरह के बर्थ मार्क्स होते हैं, नीवस ऑफ ओटा, नीवस ऑफ आइटो। तो तमाम तरह के बर्थ मार्क्स होते हैं जो कि पिगमेंटरी एनोमली पैदा करते हैं फेस पे, गर्दन पे। इसी तरह से मेलानोसिटिक नीमस होता है, वो भी बड़े पैच हो जाए तो काला धब्बा पैदा कर सकता है। तो ऐसे लिस्ट बड़ी ही लंबी है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिससे पेशेंट भी फेमिलियर होते हैं। तो जब भी पिगमेंटेशन की बात आती है तो उसके ट्रीटमेंट में आपको ये ध्यान देना होता है कि धूप से बचना बड़ा ही प्राइमरी थिंग होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो धूप से बचने के आपके तरीके हैं कि आप धूप से एक्सपोजर से ही बचें, या फिर धूप में जाना पड़े तो सबसे बेहतर तरीका है कि फिजिकल मेथड अपनाएं, मतलब कि टोपी, हेलमेट, गमछा या इस तरह की कोई भी चीज जिससे कि डायरेक्टली धूप स्किन पे पड़े ही ना, छाता का इस्तेमाल कर लें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सनस्क्रीन का। तो सनस्क्रीन में कोशिश करें कि केमिकल प्लस फिजिकल दोनों सनस्क्रीन यूज करें। टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। लोग सनस्क्रीन जब आते हैं तब उनके दिमाग में रहता है ढेर सारा एसपीएफ वाला, हाई एसपीएफ वाला सनस्क्रीन यूज करना है, तो वो कोई बहुत जरूरी नहीं है। 30 के ऊपर एसपीएफ काफी प्रोटेक्टिव होता है। आप चाहे तो 50 या 55 भी चूज कर सकते हैं 30 के ऊपर। उसमें पीए रेटिंग भी देख लें जिससे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाए। उसमें टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, तो उसमें आयरन ऑक्साइड होता है,
तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रॉड कवरेज हो जाता है। पीए रेटिंग में 3+ या उससे ऊपर का जो होता है वो उसकी और अच्छा कवरेज हो जाती है। तो मिक्स टाइप का सनस्क्रीन और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन जितना भी मिक्स करते जाएंगे तो वाइट कास्ट मतलब ऐसा लगेगा कि सफ़ेद रंग का कुछ आपने लगा रखा है, तो वो थोड़ा सा कॉस्मेटिकली कुछ लोगों को अनएक्सेप्टेबल होता है, मतलब पसंद नहीं आता है। सनस्क्रीन में एक और गलती करते हैं लोग कि कम मात्रा में लगाते हैं, थोड़ी मात्रा में लगाएंगे, मल्टीपल टाइम नहीं लगाएंगे। तो सनस्क्रीन को ऐसे एज जनरल रूल समझें कि 1/4 चम्मच लेना है या फिर एक उंगली के बराबर आपको सनस्क्रीन लेना है और पूरे फेस पे जैसे नॉर्मल क्रीम लगाते हैं वैसे लगा लेना है आपको सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन में ये ध्यान देना है कि 3 घंटे के बाद आपको रिपीट करना है, तो हर 3 से 4 घंटे में आपको सनस्क्रीन रिपीट करना है। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लायंस इशू हो जाता है, मतलब कि दिन में 3 बार लगाना सनस्क्रीन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में 2 बार भी लगा लें तो भी बेनिफिशियल है, और 3 बार लगाएं तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सनस्क्रीन को कभी भी आपको कम नहीं आंकना है, आपको फिजिकल मेथड जैसे ढक करके और प्लस सनस्क्रीन दोनों अपनाना है। इसके बाद जो होता है तमाम तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। उसमें एक हाइड्रोक्विनोन नाम की दवाई जो होती है बड़ी पॉपुलर है, डॉक्टर्स की बड़ी ही चॉइस वाली दवाई होती है। इस क्रीम को 2% से लेकर 4% में लगाना होता है, लेकिन इसको लंबे समय तक लगाने पर इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर लगाने पर भी इसकी वजह से कभी कभी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे क्रोनोसिस बोला जाता है, और पिगमेंटरी प्रॉब्लम इससे खुद पैदा हो सकती है। इसी तरह से डॉक्टर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, जैसे कि फ्लूसिनोलोन नाम का स्टेरॉइड डॉक्टर्स के लिए चॉइस होता है। बाजार में तो लोग मोमेटासोन और क्लोबेटासोल खूब लगाते हैं, तो उसीलिए उनका खूब नुकसान आता है। चेहरा लाल हो जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन डॉक्टर क्या यूज करते हैं? फ्लूसिनोलोन यूज करते हैं, तो बड़ा सेफ होता है, और डॉक्टर को पता होता है कि कितने समय तक आपकी स्किन के हिसाब से यूज करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यूजुअली पेशेंट बाद में एब्यूज करने लगते हैं, जैसे ठीक हुआ फिर उसी क्रीम को खुद खुद लगाते चले गए, महीनों तक लगाते चले गए, तो जो फायदा मिला वो तो गया ही, प्लस साथ में नुकसान भी झेलना पड़ा, तो जिससे टॉपिकल स्टेरॉयड डैमेज फेस भी हो जाता है, टीएसडीएफ उसे बोला जाता है। इसी तरह से ट्रेटिनोइन नाम की क्रीम पिगमेंटरी एनोमली में बहुत ही पॉपुलर है। तो ट्रेटिनोइन को रात के समय लगाना होता है, और ट्रेटिनोइन को शुरू में बहुत ही थोड़ी मात्रा में लगाना होता है, क्योंकि स्किन इससे थोड़ी शुरू में सेंसिटिव होती है, इरिटेशन होने का रिस्क होता है। लेकिन आप जैसे जैसे लगाते जाएंगे तो स्किन एक्सेप्ट करती जाती है, और बाद में स्किन अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये जो ट्रेटिनोइन है वो पिगमेंटेशन के साथ साथ स्किन में रिंकल्स, स्किन में ग्लो वाले पार्ट को भी करेक्ट करता है। एजिलिक एसिड एक बड़ा ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है, तो इस क्रीम से भी ऐसा देखा गया है कि इरिटेशन देखने को शुरुआती फेज में देखने को मिला है। ट्रेटिनोइन और एजिलिक एसिड की बड़ी ही हाई सेफ्टी प्रोफाइल है, मतलब इनका लंबे समय तक यूज करने के बाद भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है, लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी दवाई आप खुद से नहीं चूज कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये सारी दवाई केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कस करके ही ये सारी दवाइयां लेनी है। इसी तरह से अब पिगमेंटेशन के लिए तमाम सेफ क्रीम आ चुके हैं, जैसे कोजिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, लिकोराइस, ग्लैब्रिडिन, अल्फा आर्बिट्यून, पूरी लंबी लिस्ट हो गई है अब डॉक्टर्स के पास। तो उसको उपयोग करने से अधिकांश मरीजों में काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। अधिकांश मरीजों में कुछ टैबलेट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि ट्रानेक्समिक एसिड टैबलेट जो है, ये एक बड़ा ही कारगर विकल्प के तौर पर मिला है, विशेष करके मेलेज्मा जो छाई वाले मरीज हैं और एलपीपी वाले मरीज हैं, उनमें ये काफ़ी बेनिफिशियल ऑप्शन के तौर पर उभरा है। ये दवाई बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरी बीमारियों का सोच करके, जैसे ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में यूज होती है ट्रांसमिक एसिड, तो जब ये दिया जाता है स्किन में तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे गूगल किया और उस पर देखा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, तो मुझे तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है नहीं, तो डॉक्टर ने मुझे क्यों दे दिया? वो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए नहीं दिया गया है, वो केवल आपकी छाही या पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए यूज किया गया है। इसी तरह पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए तमाम तरह के पील्स उपलब्ध हैं, केमिकल पील्स, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील, लैक्टिक एसिड पील, कोजिक एसिड पील, मैंडेलिक एसिड पील, तमाम तरह के पील्स अब अवेलेबल हो गए हैं। तो डॉक्टर उनको यूज करता है आपकी स्किन को देखते हुए, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है, कितने देर तक लगाना है डिसाइड करता है। इसी तरह से कुछ लेजर भी कभी कभी इस्तेमाल में लाए जाते हैं कुछ केसेज में, जैसे लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस में लेजर का काफी ज्यादा यूज आता है। ये सब तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट हो गया। अब लाइफ स्टाइल की बात आ जाती है, तो यदि आपको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म पर कोई भी अच्छी स्किन नहीं ऑब्टेन कर सकता है। तो लाइफ स्टाइल में आपको ये ध्यान देना है कि आपको विटामिन रिच फूड लेना है, और लंबे समय तक, सालों साल
आपको विटामिन रिच फूड लेना, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, ये 2 विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्किन के दृष्टिकोण से। इनको आपको डाइट में जैसे सिट्रस फ्रूट्स बढ़ाने हैं, कलर वाले फ्रूट बढ़ाने हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इसी तरह से पपीता, गाजर, चुकंदर, ये सब आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। हाइड्रेशन, आपको अपनी स्किन का हाइड्रेशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है, स्किन में पानी की कमी ना हो। तो आपको 3 से 4 लीटर आपको सर्दी में भी, गर्मी में भी, हर समय भी अच्छी मात्रा में पीते रहना है। स्लीप आपको अच्छा लेना है। ये सब रिसर्च में प्रूव है कि यदि आपकी नींद अच्छी है, पानी आप अच्छा पीते हैं, डाइट आपका अच्छा है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, पिगमेंटरी डिसऑर्डर कम होंगे, और होगा भी तो जल्दी ठीक होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफस्टाइल। तो पिगमेंटरी डिसऑर्डर अधिकांश को काफी हद तक करेक्ट किया जा सकता है या ठीक कंडीशन में लाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी ऑप्टिमम इंप्रूवमेंट नहीं मिल पाता है। ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मिलेजमा के केसेस हैं, छाई के, जिसमें सब सारा कुछ पेशेंट ने करा लिया फिर भी पूरा बेनिफिट नहीं मिला। तो ऐसा होता है, लेकिन वो कम केसेज हैं, अनफॉर्चुनेट केसेज हैं, तो उन्हें इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में काफी पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिलता है। थैंक यू।